स्काई डाइविंग ने मुझे इस पल में रहना सिखाया है। जब आप पैराशूट की मैकेनिज्म को समझते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो इतना तो समझ आता है कि इट इज अ सेफ थिंग, बट देयर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटीज कि वो ना खुले। फिर और शुरू में आप भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब पक्का सुधर जाऊंगा, इस बार खोल देना पैराशूट। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और अगर आपके काम में वो एक बाधा बन रहा है, तो आपको अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट होना बाधा कैसे बन सकता है? कभी कभार जैसे कुछ लोग, अगर मौका है कि आपको सेल्स जैसे प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर है और आपको डील्स करने के लिए नेटवर्किंग करने की जरूरत है और आप वो नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर अ इंट्रोवर्ट, या फिर इवन मैं कहूँ कि अच्छे दोस्त बनाने के लिए या किसी को अपनी जिंदगी में एज अ लाइफ पार्टनर लाने के लिए भी यू वुड नीड टू टॉक। और अगर तब आप एक एक्सट्रोवर्ट नहीं बनोगे, आप मिंगल नहीं कर पाओगे, नेटवर्किंग नहीं कर पाओगे, तो शायद वो आपके लिए एक परेशानी हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे लाइफ कोचेस हैं, पर ऐसा यंग माइंडसेट सिर्फ स्नेह देसाई भाई के दिमाग के अंदर है। उनकी ट्रेनिंग में पता है कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है? स्काई डाइविंग, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, हाइकिंग, और उन सारे एडवेंचर्स को कवर किया आज के कॉन्वर्सेशन में। अगर आपको भी ये एक्सपीरियंसेस वाले पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो आज का पॉडकास्ट बहुत बढ़िया लगेगा, और इस महान दिल को आप जानोगे और करीबी से। यह स्नेह देसाई TRS पर सीखिए और इंस्पिरेशन लीजिए। एंजॉय टुडेज स्पेशल एपिसोड। स्नेह देसाई भाई, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ रणवीर भाई, आप कैसे हैं? खुश हूँ। आज आपको जानने का मौका मिलेगा। सिर्फ आपका नाम सुना, आपके वीडियोस देखे हैं, आपके ब्रांड को जाना है। और मेरे काफ़ी सारे टीममेट्स, उनमें से एक यहाँ भी अक्की जी। आपके फैंस हैं। तो आपके ज़िंदगी के बारे में और जानना चाहूँगा। आप कौन हो? खुद के अकॉर्डिंग आप कौन हो? वैसे दुनिया के लिए तो मैं एक लाइफ कोच हूँ, बिजनेस कोच हूँ। बाकी बस स्नेह हूँ खुद के लिए। Okay? और कुछ कहना चाहोगे? आई गेस दैट इज इट, एंड आई फील आई एम जस्ट हियर फॉर अ पर्पस, एंड स्नेह का मुझे रोल प्ले करने का मौका मिला है, बस वो पर्पस पूरा करने की कोशिश है। आपके सेमिनार्स में लक्ष्य के गाने क्यों प्ले करते हो आप? Because I feel that music has a different effect on our mind, and motivational songs हमें डीपर लेवल पे इम्पैक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा एक कंडीशनिंग है उसके साथ, एंड दे टेक अस इनटू अ इमेजिनेशन दैट वी कैन डू सो मेनी थिंग्स। ओके, कुछ कॉमन थीम्स है। मतलब अगर आपने स्नेह देसाई नाम टाइप किया इंटरनेट पर, टॉप कीवर्ड्स आर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मनी एफर्मेशंस। इसके बारे में मुझे जानना भी है, पर मोर इम्पोर्टेंट मुझे इसकी बैक स्टोरी जाननी है। क्या हुआ था आपकी लाइफ में कि ऐसे कीवर्ड्स आपके नाम के साथ अटैच्ड है? क्योंकि मेरे नाम के साथ रोस्ट, येटी, भूत अटैच्ड है, और हर किसी को बैक स्टोरी पता है, पर आपकी बैक स्टोरी के बारे में जानना चाहूँगा। जी, सो मेरी शुरुआत हुई जब मैं सिर्फ 4 साल की उम्र पे मेरे पेरेंट्स मुझे पहली बार मेडिटेशन एक्सपीरियंस करने लेकर गए। 6-7 साल की उम्र पे सबकॉन्शियस माइंड और साइकोलॉजी के बारे में उन्होंने समझाना पढ़ाना शुरू किया। जब मैं 8-9 साल का था तब कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग उन्होंने सिखाना शुरू किया। अब मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मगर मेरे पेरेंट्स के दिमाग में ख्याल था कि भाई अगर हमारा बच्चा सिर्फ स्कूल जाएगा ना तो वो भीड़ में रहेगा। वो मुझे भीड़ से कुछ अलग बनाना चाहते थे, तो स्कूल के साथ साथ उन्होंने मुझे रियल लाइफ के टीचर्स और गुरुओं के पास भेजा, और ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मेरी ज़िंदगी में बाद में आने लगे। तो मैं 11 साल का था तब योग सीखना मैंने शुरू किया। 14 साल की उम्र पे रेकी, प्राणिक हीलिंग, वास्तु, फैंग शुई। 15 साल की उम्र पे कम्युनिकेशन एंड सेल्स। तो ये सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने मुझे एक्सप्लोर करने के लिए कहे, और मैं तो एक बच्चे की तरह फॉलो कर रहा था। तो मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में शायद मेरी चॉइस से नहीं आई, बट मेरे पेरेंट्स की चॉइस की वजह से आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे बहुत कम उम्र पे जो रियल लाइफ का एजुकेशन मैं कह सकता हूँ वो मिलना शुरू हो गया, एंड दे इंस्पायर्ड मी कि भाई इसे आप लोगों तक लेकर जाओ। आई डोंट थिंक भारत में बहुत सारे लोगों को पता है कि रेकी क्या होता है।
झट से आप समझा दीजिए क्या होता है रेकी। मेरे लिए रेकी या प्राणिक एवरीथिंग इज जस्ट एनर्जी। अब उसे नाम आप कोई भी दे दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसे कॉस्मिक एनर्जी बोल दीजिए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, चाहे टर्मिनोलॉजी या वोकैबुलरी कितनी भी आप उसमें यूज़ कर लो। ओके, ये हीलिंग टेक्निक्स होती है जी। बेसिकली। रेकी के पीछे मेरी बैक स्टोरी है कि मैं किसी को डेट कर रहा था तब, और मैं उनका हाथ पकड़ के आंखें बंद करता था, उनको कहता था कि आप भी आंख बंद कर लो, और फिर विजुलाइज करता था कि मेरे बॉडी से लाइट निकल के उनके बॉडी में जा रही है। जी। ठीक है, और ये करते करते मुझे इंजरीज होने लगे। मैं बहुत सालों से जिमिंग कर रहा था और अचानक इंजरीज होने लगे। तो बाय चांस मुझे एक स्पिरिचुअल इंसान मिले जिन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसे एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो किसी के साथ, ये वो। तो मैंने बोला हाँ शायद मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कर। तो उन्होंने कहा कि आप एक रॉ फॉर्म ऑफ रेकी कर रहे हो, प्लीज अगर ये सीखना है आपको, आप एक रेकी कोर्स के लिए चले जाओ, जी। वहां सीखो। और रेकी कोर्स ने मेरी लाइफ बदल दी, बहुत कुछ सीखा वहां। सीखा कि आपको कभी खुद की एनर्जी नहीं देनी चाहिए, आप सिर्फ एक चैनल हो और यूनिवर्सल एनर्जी आपके थ्रू फ्लो होनी चाहिए। ऐसी विजुअलाइजेशन रख के फिर आपको किसी को रेकी देना चाहिए। करेक्ट। और प्राणिक हीलिंग और सबका भी लॉजिक यही होता है कि आप सिर्फ एक माध्यम होते हो। बिल्कुल सही। पर मैंने ये सीखा एट एज 23 या 24, और मुझे लगा कि लाइफ में मैं बहुत अर्ली सीख रहा हूँ, पर आप कह रहे हो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में सीख लिया ये सब। 9th स्टैंडर्ड में सीख कर एक इंसान का दिमाग कैसे बदलता है इन चीज़ों की वजह से? मुझे लगता है कि मेरा नज़रिया दुनिया को देखने का पहले से अलग रहा। कभी कभार जब आज मुझे मेरे पार्टिसिपेंट्स पूछते हैं कि आप इतने पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, या कोई चैलेंजेस आते हैं तो आप इसे टैकल कैसे कर लेते हैं, मैं हंसते हुए कहता हूँ कि यार ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। हाँ। क्योंकि कम उम्र पे जब आप ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं तो पॉजिटिविटी या एक सही एटीट्यूड आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। आप उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं। आपके पापा क्या करते थे? मेरे फादर जो है ही वॉज अ मैन्युफैक्चरर, एंड वो बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते थे। ही वॉज अ साउंड इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। बट उनको बहुत कम उम्र पे ये समझ आ गया था कि मुझे मेरे बच्चे को सेमिनार्स की ओर लेकर जाना है, रियल लाइफ एजुकेशन की ओर लेकर जाना है। सो ही यूज्ड टू अटेंड सेमिनार्स हिमसेल्फ, जो उन दिनों में कॉमन नहीं था, और वो मुझे भी उस टाइप के सेमिनार्स में साथ लेके चलते थे। किसके सेमिनार्स अटेंड करते थे वो? उन दिनों में मैंने अटेंड किया है, जैसे डॉक्टर जितेंद्र अडिया है, श्री है, मतलब जहाँ पर मेरी उम्र के लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था, मेरे फादर कन्विंस करते थे वहाँ पर मैनेजमेंट को और मुझे अंदर लेके चलते थे। पर क्यों नहीं अलाउ किया जाता था? क्योंकि कभी कभार कुछ सब्जेक्ट बच्चों के लिए नहीं होते हैं। कहा जाता है 12 साल के ऊपर के बच्चे अलाउड है, 18 साल के ऊपर ही अलाउड है। दैट वुड बी जैसे कि मतलब कैसे, क्या सब्जेक्ट्स बच्चों को? फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन है, सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स आप कुछ उम्र के बाद ही समझ पाएंगे। दैट इज व्हाट दे यूज्ड टू टेल। ओके, झट से सबकॉन्शियस माइंड समझा दीजिए क्या होता है। हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं माइंड के, एक है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस। 5% इज द कॉन्शियस, ऐसा कॉमनली कहा जाता है, 95% इज द सबकॉन्शियस। बेसिकली हमारी जितनी ऑटोनॉमस सिस्टम्स है और हमारी पैटर्न्स और आदतें हैं वो सारा सबकॉन्शियस के अंदर है। एंड वी हैव गॉट ट्रिमेंडस पावर इनसाइड अस। बस वो जो सबकॉन्शियस का पावर है शायद कम लोग टैप कर पाए हैं। अगर उसके बारे में जाने, उसे रीप्रोग्राम करें, तो हम जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी क्रिएट कर सकते हैं। कम लोगों ने टैप किया हुआ होता है, और कैसे जानते हैं उसके बारे में? फिर से मेडिटेशन। यस अब देखिए, सबकॉन्शियस के बारे में दो सिंपल कॉन्सेप्ट है। वन वुड बी टेकिंग द राइट इन्फॉर्मेशन एंड द नॉलेज, एंड आफ्टर दैट अप्लाइंग सम प्रैक्टिकल टेक्निक्स। तो 3 स्टेप्स देना चाहूँगा सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करने के लिए। सबसे पहला, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। ये पावर तो है, बट उस पावर को यूज़ करके हमें कहाँ पहुँचना है या पाना है। सेकेंड थिंग इज कि आप एक टेक्निक यूज करें, अफर्मेशन जिसे कहा जाता है या इनकांटेशन जिसे कहा जाता है, टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस। जैसे सागर के ऊपर जो पत्थर है, पानी टकरा टकरा के उसे आकार देते हैं, जबकि पानी के पास उतनी शक्ति नहीं है कि वो पत्थर को आकार दे सके, बट रिपीटेशन इज द की। सो सिमिलरली रिपीटेशन ऑफ अफर्मेशंस, आप उसके द्वारा सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। एफर्मेशंस शब्द समझा दीजिए। जी, अफर्मेशंस इज काइंड ऑफ अ सेल्फ टॉक, जो आप अपने आप से बात करते हैं, जैसे हिंदी में स्व सूचन कहा जाता है। तो जैसे किसी का कॉन्फिडेंस कम है तो सुबह उठ करके मिरर में देखकर अपने आप से बात कर सकते हैं दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई हैव द करेज, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट।
और जो तीसरा स्टेप मैं देना चाहूंगा दैट वुड बी विजुअलाइजेशन, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स की भाषा बहुत जल्दी से समझता है। और जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और आंखें बंद करके जब आप उसे माइंड में रिहर्स करते हैं या विजुअलाइज करते हैं, तो आप अपने माइंड को कन्विंस कर रहे हैं कि मैंने उस चीज को पा लिया है, एंड दैट हेल्प्स टू क्रिएट दैट थिंग, बेसिकली मैनिफेस्ट दैट इन रियल लाइफ। सौरव गांगुली भी उनकी ऑटोबायोग्राफी में विजुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं इन एन एथलीट्स लाइफ। करेक्ट। कि बड़े मैचेस के पहले वो सोचते थे कि हाँ ब्रेट ली आ रहा है और मैं वहाँ कवर ड्राइव मार रहा हूँ, और अगले दिन असल में कवर ड्राइव मारते थे, बिल्कुल सही। रन स्कोर करते थे। मुथैया मुरलीधरन ने ये बताया था कि सबसे ज्यादा 5 विकेट्स उन्होंने अगर लिए हैं, एक रिकॉर्ड, तो वो हुआ था बिकॉज वो मैच में जाने से पहले ये विजुअलाइज कर लेते थे कि आज मैं 5 विकेट ले चुका हूँ। आपके वेल्थ और बिजनेस सेमिनार्स को ब्रेक डाउन कीजिए, मैं जानना चाहूँगा थोड़ा बहुत, स्पेशली 2023 के कॉन्टेक्स्ट से, क्योंकि आई जेन्युइनली फील भारत बहुत ज़्यादा बदल रहा है इस डेकेड के दौरान। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस बहुत झट से बने इन द रीसेंट पास्ट। तो क्या हो रहा है हमारे देश में, और आप किस तरह की ट्रेनिंग देते हो? सो सबसे पहले तो मैं लोगों को समझाता हूँ कि भाई व्हाट इज मनी। पैसों को लेकर के बहुत सारे मिथ्स और कंफ्यूजन्स लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। द बिगर इशू इज कि हमारी स्कूल ने या कॉलेज ने हमें पैसों के बारे में कम समझाया है। हम लोग ये मानते रहे कि भाई पढ़ाई करेंगे, डिग्री पाएंगे और फिर पैसा तो अपने आप बन जाएगा। बट पहले तो पैसों को लेकर के जो हमारे विचार है कि भाई पैसा हाथ का मैल है या पेड़ पर नहीं उगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ये सच नहीं है। क्योंकि अगर आप वो मान के जिंदगी जियोगे तो आपको वही एक्सपीरियंसेस भी मिलने वाले हैं। एंड आई पर्सनली फील कि पैसा कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है अगर आप उसके साइंस को समझ लें। क्या होता है? सो मेरा ये मानना है दैट मनी इज एनर्जी एंड नथिंग बट अ एक्सचेंज ऑफ टूल। एक टूल है जो आप गिविंग रिसीविंग के लिए यूज करते हैं। बरसों पहले बार्टर सिस्टम हुआ करती थी, आप गेहूं चाहते हैं तो चावल दे दीजिए। अब वो हमने करेंसी में कन्वर्ट कर लिया है। और आज अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो एक सिंपल सा फंडा है कि भाई मुझे कहां से ज्यादा पैसा मिलेगा, उसके बजाय ये सोचो कि मैं कहां पर ज्यादा वैल्यू दे सकता हूं। और जब आप सही वैल्यू देना शुरू करते हैं, चाहे आपके जॉब में हो सकता है, करियर में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, दैट्स वेयर यू स्टार्ट मेकिंग मनी। इट इज जस्ट अ रिसीविंग थिंग, जो आप दे रहे हैं उसके लिए आपको मिल रहा है। मैं इसे कहना चाहूंगा काइंड ऑफ अ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम द अदर पर्सन जो आपने दिया है उसके लिए। बेसिकली खुद को जानना जरूरी होता है, खुद के स्किल सेट को जानना जरूरी होता है, क्योंकि हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता जी। अगर आप बैट्समैन बनने जाओगे और आपके पास स्किल ही नहीं है, कैसे बनोगे बैट्समैन? करेक्ट। इसे खुद को पहले जानो। यस। कैसे जानते खुद को अदर देन मेडिटेशन? उसके लिए अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो हर एक इंसान के अंदर एक इंटरेस्ट होता है। तो पहले अपने आप से पूछना है कि यार मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, किस चीज़ को मैं वक्त देना चाहूँगा। एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी कभार बच्चों को कंफ्यूज देखा है आज कि भाई सर मैं ये करूँ या वो करूँ। एंड मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आप ट्राई करो ना। ट्राई किए बिना आपको नहीं पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है। इट्स लाइक इफ समबडी वुड आस्क यू कि आपका फेवरेट कुजीन क्या है, मगर आपने 4, 5, 10 कुजीन ट्राई नहीं किए, तो आप कैसे कहोगे कि आपका फेवरेट क्या है, सिर्फ अगर आप घर का खाना खा रहे हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अलग अलग करियर ऑप्शंस हैं, उसे ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। उसमें से जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है और जिसे आप वक्त देंगे और जो स्किल सेट आपको लग रहा है कि आप पकड़ पा रहे हैं, उस ओर आपको अपने आप को लेकर जाना चाहिए। बिकॉज 5 उंगलियां होती है, सभी अलग होती है। तो कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई आर्ट्स में अच्छा हो सकता है। सो बस एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलेगा कि आपके लिए सही क्या है। जेन-ज़ी की ऑडियंस आती है आपके पास? यस। आई फील कि उनसे बात करना कभी कभी मेरे लिए मुश्किल होता था। आई फील कि जेन-ज़ी पॉडकास्ट बहुत सुनती है, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा रॉ होते हैं। पर पहले स्पेशली जब मैं मोटिवेशनल कंटेंट बना रहा होता था, जेन-ज़ी ऑडियंस हैड स्टॉप्ड वाचिंग क्वाइट अ लॉट, क्योंकि उन्हें लगा कि आप प्रीच क्यों कर रहे हो, आप मुझे ऐसे क्यों बता रहे हो, मुझे नहीं करनी मेहनत, नहीं करना ये सब। और वो भी एक बहुत रॉ ऑनेस्ट प्लेस से आता है। आई फील कि हमारी जनरेशन मिलेनियल्स एक जगह बैठकर शांति से सुनते थे सब कुछ, क्योंकि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। पर जेन-ज़ी को टीनेज से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो आई एम श्योर कि एज अ प्रोफेशनल आपका मेथड भी बदल गया टू एड्रेस जेन-ज़ीज। आपने नोटिस किया ये जनरेशनल शिफ्ट? एब्सोल्युटली। तो और जेन-ज़ी को ज्यादा डेप्थ भी चाहिए चीजों में। आपका सोल्यूशन क्या था? मेरा सोल्यूशन था पॉडकास्टिंग और लंबे डीप पॉडकास्ट। Yes. पर आपका सोल्यूशन क्या था? मेरा सोल्यूशन था कि मैं उन्हें एंगेजिंग एक्टिविटीज में लेके गया,
जैसे कि नॉट जस्ट प्रीचिंग देम, मैंने उसके बजाय उनको कुछ एक्सरसाइजेस करवाना शुरू किया, वो लिखना हो सकता है। साथ ही साथ कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ हो सकती है जैसे कि शेयरिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मास्टरमाइंड सेशंस। अलॉन्ग विद दैट उनको हमने कुछ एक्सपीरियंशियल चीज़ें करवाना शुरू करी। वो हो सकता है कहीं फायर वॉक या ग्लास वॉक, वो हो सकता है कहीं उनको हाइकिंग के ऊपर लेकर जाना, वो हो सकता है स्काई डाइविंग। तो ये सारी चीज़ें, बिकॉज थ्योरी समझाना और उन लोगों के लिए बैठ के सुनना अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है। आज एक आप गाना भी देखते ना तो हर 2 सेकंड में कैमरा एंगल बदल रहा है। रील्स भी आप देख रहे, छोटे होते जा रहे, वीडियोस छोटे होते जा रहे, और इसलिए उनको भी एंगेज रखना बहुत ज़रूरी हो रहा है और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा पढ़ाना पड़ रहा है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखी? Yes. देखी आपने? वो परफेक्ट जेनजी मूवी है। Yeah. वो चल रही है क्योंकि इट अपील्स एग्जैक्टली जेनजीज। फास्ट कैमरा स्विचेस भी है, स्टोरी भी झट से मूव हो रही है, और बहुत जेनजी रिलेटेड बातों के बारे में बात करी है मूवी ने। क्या लगा आपको उस मूवी के बारे में? मुझे बड़ा मज़ा आया। मेरे लिए जेनजी से बढ़कर के एट द एंड ऑफ द स्टोरी दोनों फैमिलीज़ का जो बैलेंस क्रिएट किया गया है और दोनों साइड का जो लर्निंग दिखाया है, मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद आया। मेट्रियार्की वर्सेस पेट्रियार्की थीम मूवी है। एक फैमिली बहुत मेल डोमिनेटेड है, Yeah. एक फैमिली बहुत फीमेल डोमिनेटेड है, और ये दिखाया कि दोनों ही थॉट्स अनबैलेंस्ड होते हैं। Yeah. इसलिए एक बैलेंस ज़रूरी है लाइफ में। उसके साथ साथ कैंसिल कल्चर, हुकअप कल्चर, सारी चीज़ों के बारे में बात किया। एनीवे, मैं सॉरी बॉलीवुड में थोड़ा खो गया। कमिंग बैक, जो आपने कहा एक्टिविटीज़ के बारे में, स्काई डाइविंग आपने मेंशन करी, हाइकिंग, तो क्या होता है इनमें कि लाइक सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, या मतलब क्या होता है? मैंने दोनों किए हुए, बट मैं आपकी बातें सुनना चाहता हूँ। ज़रूर। सो हाइकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पहले तो आप ना थोड़े गैजेट से दूर हो जाते हैं, नेचर के बीच चले जाते हैं, सो योर एनर्जी शिफ्ट्स। दूसरा, आप फिजिकली और मेंटली अपने आप को पुश कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आज जहां पर इंसान गिव अप करना चाह रहा है, वो हाइकिंग आपके लिए एक मेटाफर और एक एक्सपीरियंस बन जाता है कि जहां पर यार मुझे लगा इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, एंड बिकॉज देयर वाज अ ग्रुप विथ यू और एक यूफोरिया क्रिएट हो रहा था, पुश मिल रहा था हर जगह से। तो अगर आप यहां कर सकते हैं, यहां तक पहुंच सकते हैं, और वहां पहुंचने के बाद जो आपको व्यू मिला है, उसी तरह से जिंदगी में भी पुश करते रहेंगे जहां पर गिव अप करने का मौका मिला है, तो वो कहीं ना कहीं एक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ आपकी एनहांस कराता है और आपको रियलाइज कराता है कि यार अगर मैं पुश करके अपने आप को टॉप पर लेकर गया ना, तो वहां से जो व्यू है, यानी कि वहां से जो मेरी लाइफ होगी, वो बहुत अच्छी हो सकती है। सेकेंडली, जब मैं स्काई डाइविंग की बात कर रहा हूं, तो स्काई डाइविंग मैं अभी तक 250 से ज्यादा बार कर चुका हूं। अब अकेले जाते हो? जी, आई एम अ लाइसेंस जंपर, ओके। एंड दुनिया के 7 देशों में मैंने स्काई डाइविंग किया है। ओके, रुको, पहले हम इसके बारे में गहराई से बात करेंगे फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। मतलब जब आप स्काई डाइविंग करते हो एग्जैक्टली क्या महसूस होता है? बहुत सारे लिसनर्स ने स्काई डाइविंग नहीं करी है। मेरे अकॉर्डिंग ये हर किसी के बकेट लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि पर्सनली आई फील आप मौत के बहुत करीब आ जाते हो बिना मौत के करीब आए। जी। तो पहले खुद के नज़रिए से स्काई डाइविंग को एक्सप्लेन कीजिए, फिर मैं और सवाल पूछूंगा आपको। ज़रूर। मेरा स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस शुरू हुआ 2013 में। मैं बस अपने पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप के साथ आउट ऑफ इंडिया कहीं टूर पे था। हमने एक एडवर्टीजमेंट देखा एंड सोचा दिस इज़ अ गुड थिंग टू एक्सपीरियंस, तो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं जाऊंगा, अगर मैं 1 पीस में वापस आ गया तो 1 बाय 1 सबको भेजेंगे। इस तरह से शुरुआत हुई। बट आफ्टर दैट वन एक्सपीरियंस मुझे लगा कि यार ये तो सीखने लायक चीज़ है, वो बांध के किसी के साथ नहीं कूदना, खुद कूदना है। सो आई वेंट फॉर ट्रेनिंग और मुझे 1 महीना लगा उसकी ट्रेनिंग के दौरान। पहले डिस्क्राइब कीजिए, पहली बार जब जंप किया आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जब पहली बार मैंने जंप किया तो उस एक्सपीरियंस को पहले तो ले पाना ही आसान नहीं होता। उसका कारण है आपका माइंड तब बहुत ज़्यादा फियर की वजह से कहीं बंद हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है आपके साथ। फर्स्ट जब आप जंप कर रहे हैं, आप हल्का सा नीचे देख लिया और यू लाइक गॉन, वो एक मौत वाला एक्सपीरियंस है आपके लिए। बट क्योंकि कोई लेके कूद रहा है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आप कूद जाते हैं। एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आपको समझ पड़ना शुरू हो रहा है कि क्या हो रहा है। इट्स लाइक एड्रेनालिन ऑन द पीक। और जब पैराशूट खुलता है तब आप थोड़े होश में आते हैं, बिकॉज वो रश थोड़ा कम हुआ। एंड व्हेन यू कम डाउन एंड व्हेन द कैमरामैन कम्स इन और वो आपसे पूछता ना हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कोई शब्द नहीं मिल रहे बताने के लिए। बट यस, जैसे जैसे टाइम जाता है तब आप रियलाइज करते हैं कि कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस था आपके लिए। पता है, अगर आप अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर देंगे और एसी के सामने पकड़े रखेंगे तो वो जो सुनाई देता है,
जब स्काई डाइविंग कर रहे होते हैं आपको सिर्फ यस वो सुनाई दे रहा होता है और धरती आपके पास आ रही होती है. बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस है ये. आपको सच में, एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा ओवर एक्टिव है, मैं खुद के रणवीर भुर्जी के बारे में सोचने लगा वहाँ. तो मैं सोचा कि अगर मैं गिर गया यहाँ तो आई डोंट इवन थिंक बॉडी बचेगी, इतने फोर्स के साथ मैं गिर रहा था तब. पर फिर वो पैराशूट खुल गया, ये उसमें लैंड हो गया और भुर्जी नहीं बनी. पर इतना ज्यादा मौत के बारे में सोच रहा था गिरते वक्त कि कुछ बदला मेरे में. जेन्युइनली आई फेल्ट कि हर किसी को ये अपने बकेट लिस्ट में रखना चाहिए. मैं उसे एग्जैक्टली डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहा, पर आई फील कि जब आप मौत के इतने करीब आ जाते हो ना, यू स्टार्ट वैल्यूइंग एवरी डे लिटिल मोर. ये बहुत सारे मिलिट्री वेटरन्स भी कहते हैं. मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, दे वे अहेड ऑफ ऑल ऑफ अस एज सोल्स, पर उनके जॉब में डेली वो मौत के करीब आ जाते हैं जी. और आम इंसान, सिविलियंस कभी सोच भी नहीं सकते कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है. पर अगर थोड़ा सा आपको मौत के करीब आना है, ट्राई कर लो स्काई डाइविंग. आई वुड लव टू शेयर दैट एक्सपीरियंस एक्चुअली. क्या 250 बार अभी तक मैं अपनी मौत को देख चुका हूँ. बिकॉज एवरी टाइम यू स्काई डाइव इट्स लाइक जैसे आप बंबई में वो ट्रेन में लटक के जा रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, जी. या बस में. एग्जैक्टली वैसे जब 1 मिनट बाकी होते हैं ना, पायलट आपको बोलते हैं, सो नाउ बीइंग एक्सपीरियंस जंपर, हम लास्ट मिनट चेक्स कर रहे हैं. एक हैंडल होता है, पकड़ के नीचे देख रहे हैं, और नीचे आपको पहले तो स्पॉट करना है कि यार वो कौन सा लोकेशन है जहां पर मुझे लैंड करना है. और उसके लिए हमें ट्रेन किया जाता है. इनिशियली पहले 5-10 जंप में कुछ समझ नहीं आता, मैं स्पॉट करके आ रहा हूँ, जमीन ही नहीं दिख रही मेरे को. पर किस तरह का स्पॉट आपको स्पॉट करना है? राइट, स्टैंडर्ड. सो दैट्स द लैंडिंग जोन जहां पर हमें जाना है. एग्जैक्टली हम उसके ऊपर से ही कूद सकते हैं. ओके. अब वो स्पॉट करने के बाद ये भी स्पॉट करना है कि भी बादल, दूसरे कोई एयरक्राफ्ट्स, कोई दूसरे जंपर्स बीच में नहीं आ रहे हैं. और वो करने के बाद जब आप कूदते हैं तो जब आप पैराशूट की मैकेनिज्म को समझते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो इतना तो समझ आता है कि इट इज अ सेफ थिंग, बट देयर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटीज कि वो ना खुले. फिर और शुरू में आप भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब पक्का सुधर जाऊंगा, इस बार खोल देना पैराशूट. एंड स्काई डाइविंग ने मुझे इस पल में रहना सिखाया है. मैं वो पावर ऑफ नाउ, ये सारी बातें सुनते रहता था, पढ़ते रहता था, बट जब पहली बार स्काई डाइव की और जैसे जैसे करते गया ना, जब आप एक्चुअली वो फ्री फॉल में है, आपका पास्ट और फ्यूचर आपके साथ रह ही नहीं सकता. यू आर जस्ट देयर. और हर ट्रिप में, जैसे एक ट्रिप में मैं 20 जंप किया, वापस जा रहा हूँ तो वापस मैं 30 जंप्स कर रहा हूँ, जो भी हो रहा है, धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि मैंने जिस स्पोर्ट को ऑप्ट किया है, संभावना है कि शायद मैं वापस ना हूं, क्योंकि यूपीएससी ये बड़ी मुश्किल एग्जाम्स होती है ना, उसमें गलतियां करे तो अच्छा नहीं रहेगा. इस एग्जाम का रिजल्ट कुछ ऐसा है कि अगर आप एक गलती कर दे तो शायद आपको जिंदगी में वापस गलती करने का मौका ना मिले. और मैंने ये रियलाइज करना शुरू किया कि जब कभी भी मैं वापस जा रहा था स्काई डाइव करने के लिए, तो अगर मेरे अंदर कुछ है किसी को बताना, चाहे वो थैंक यू हो सकता है, चाहे सॉरी हो सकता है, चाहे कोई क्लैरिफिकेशन या आई लव यू, तो मैंने ये रियलाइज़ किया रणवीर कि वो मैं बताकर जाने लगा, क्योंकि इतना पता था कि यार पता नहीं है वापस आके कहने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा. एंड आई एक्सपीरियंस दिस बिकॉज मैं 300 लोगों को अपने साथ स्काई डाइव करवाने के लिए बाद में लेकर गया हूँ. और मेरे साथ जो मेरे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, किसी को हाइट फोबिया, कोई डिप्रेशन में था और उनके डिप्रेशन को हमने ब्रेक कराया है, हाइट फोबियाज को ब्रेक करा, और जब स्काई डाइविंग करवाया मैं उनके साथ एयरक्राफ्ट्स में साथ में रहा हो या नीचे कहीं, एंड आई हैव सीन कि वो प्लेन में चढ़ने से पहले कभी कभार, सर 2 मिनट बात कर लूँ. एंड आई एम लाइक किससे? बोले वाइफ से. एंड आई एम लाइक क्या बात करेगा? बोले सर बताना चाहता हूँ कि कितना प्यार करता हूँ. तो मैंने कहा अभी तक बताया नहीं है. बोले सर बताया है, बट आज कुछ अलग होगा, बिकॉज पता है कि शायद वापस बताने का मौका ना मिले. ओके, वाओ. पता है मेरी सबसे ज्यादा तब फटी जब एक्चुअली पैराशूट खुला और फिर मेरे साथ जो इंस्ट्रक्टर था वो ट्रिक्स कर रहा था पैराशूट. ठीक है, और मैं उसको बोल रहा था हाँ या ऑल गुड ऑल गुड, मैं एक्चुअली उल्टी आ रही थी ट्रिक्स की वजह से. और डर भी लग रहा था, स्पेशली तो पैराशूट लैंड हो रहा होता है ना, तब आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है कि अच्छा मैंने ये किया है, ये चॉइस लिया जिंदगी में, अब स्लोली जमीन तक उतरेंगे.
सही है। तब ज्यादा डर लगा मुझे देन इवन द स्काई डाइव, क्योंकि स्काई डाइव के दौरान आप बस ऑब्जर्व करो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड आई पर्सनली फील हर एक को स्काई डाइव एक्सपीरियंस करना चाहिए। वो आपके माइंडसेट को चेंज कर देता है। और मेरे साथ जो पार्टिसिपेंट्स आए उसमें 2 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो व्हील चेयर पर रहे हैं। वो ज़िंदगी में कभी व्हील चेयर से खड़े नहीं हुए। जस्ट अ मंथ बैक आई वॉज इन दुबई जब ये दूसरे पार्टिसिपेंट, शोभिता उनका नाम, एंड शी इज़ सफरिंग बाय बर्थ। कुछ चैलेंजेस हैं उनके, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। बट वो बच्ची इतनी पॉजिटिव, और मैंने थोड़ा सा ही उनको इंस्ट्रक्ट किया, शी वॉज रेडी फॉर इट। एंड वहाँ पर ट्रेनर्स को बनाना पड़ा, मैनेजर्स को बनाना पड़ा, मेडिकल सर्टिफिकेट्स लाने पड़े, बहुत कुछ करना पड़ा। बट यू नो व्हेन शी डिड स्काई डाइविंग, हमारी बैच में जितने लोग थे सबकी आंखों से आंसू निकल आए कि अगर ये बच्ची कर सकती है तो हम तो यार फिट है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम क्यों डर रहे। वाओ, ओके। क्योंकि ये TRS है, हमने इतने सारे मिलिट्री पॉडकास्ट किए, बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस के वेटरन्स आए, मार्कोस, पैरा SF, इन सारे लोगों को एक्सट्रीम स्काई डाइविंग सिखाई जाती है। जहाँ मतलब मान लो हमारी प्लेन की हाइट क्या होती है एज सिविलियंस? 14,000 15,000। आई एम श्योर इनकी हाइट एटलीस्ट डबल होती होगी, शायद उससे भी ज्यादा जी। और हर किसी को स्काई डाइविंग सीखनी पड़ती है, और उनमें भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो डरते हैं स्काई डाइविंग से, पर बहुत सारे स्काई डाइव्स करने पड़ते हैं। इनफैक्ट शो पर एक कर्नल बैरवान नाम के मिलिट्री वेट आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे भी हादसे देखे हैं जहाँ उनके टीममेट्स के पैराशूट्स खुले नहीं, पर जब वो टीममेट्स की बॉडीज मिली ऑन द ग्राउंड, वो करेक्ट मिलिट्री प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे, एंड दे आर पास्ड अवे इन फॉलोइंग द मिलिट्री प्रोटोकॉल्स। मेक्स यू थिंक कि मिलिट्री की महानता क्या है, और कहा जाता है कि भारत की मिलिट्री सबसे एडवांस मिलिट्री भी है। और एक और चीज़ पता चली मिलिट्री वेटरन से बात करके कि जब हम जैसे लोग नॉन मिलिट्री लोग एक दूसरे से बात करते हैं, हम हमेशा ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। मोस्टली कोई ना कोई तरह की ग्रोथ होती है। जब ये लोग मिलते हैं तो अक्सर सिर्फ ग्रोथ के बारे में बात नहीं होती, हमेशा एक्सपीरियंसेस के बारे में बातें होती है। जो जगह, जो प्लेसेस उन्होंने देखी हुई होती हैं, जो प्लेसेस उन्हें देखनी है, उन चीज़ों के बारे में बातें होती है। बिकॉज आई फील कि दे डोंट लुक एट मनी एंड मटीरियलिज्म द सेम वे वी डू। मतलब हमारा पैसों का देखने का नज़रिया और उनका पैसों का देखने का नज़रिया बहुत अलग है। इसके बारे में बात करना चाहूँगा, एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आप एक बहुत रेयर ब्रीड हो जो दोनों पैसों के बारे में भी बात कर रहे हो और आप एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहे हो जी। मुझे ऐसा लग रहा है आपको देखकर, एक गट फीलिंग है कि आपके और भी थोड़े एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस हैं। क्या किया आपने लाइफ में? और तो मैं अभी एवरेस्ट बेस कैंप करके आया और अगले साल अपने साथ 20 लोगों को लेके भी जा रहा हूँ एवरेस्ट बेस कैंप। ओके, गॉट यू। कभी क्लाइम करना? या आप करोगे? मैं एक बार कर चुका और अब पार्टिसिपेंट्स को करवाऊंगा। नहीं, पर उस पीक तक जाओगे? नहीं, समिट नहीं, बिकॉज समिट के लिए देयर इज अ लॉन्ग ट्रेनिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। और हम जब बेस कैंप की बात करते हैं तो इट इज़ एक लुकला बुल की जगह है जहाँ से आपका ट्रैक शुरू होता है। इट इज़ 128 किलोमीटर्स पूरा एक सर्किट है जो आप फिनिश करते हैं। एक मिनट से नहीं भाई, समझा दीजिए बेस कैंप होता क्या है? जी, सो एवरेस्ट बेस कैंप का मतलब होता है कि जहाँ से एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू होती है आप वहाँ तक जा रहे हैं, जो बेस तक। खुद भी बहुत मुश्किल होता है। यस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है जैसे जैसे आप चढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ फिजिकली आप हर दिन 7 से 8 घंटे का ट्रैक कर रहे हैं, एंड आप एक्सट्रीम कंडीशंस में कर रहे हैं, माइनस में। कहीं जब हम थे तो वहाँ पर -15 -20 डिग्री हुआ करता था, और उसमें कॉन्स्टेंटली इंक्लाइंड होना, चढ़ते जाना 7-8 घंटे, जहाँ पर आपको फूड जो है वो उतना कॉमनली आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना जैसे हमारे घर में है वैसा ना हो, सोने के लिए लिमिटेड जगह आपको मिल रही है। एंड इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस कंडीशन आप 12 से 14 दिन कॉन्स्टेंटली एक फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तो इट्स एन एक्सट्रीम कंडीशन। मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहूँगा, मैंने बहुत कम लोगों को ये बताया है। स्काई डाइविंग और माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप मेरी ज़िंदगी में क्यों आया? आई हैव अ कंडीशन। जब मैं 21 साल का था, एक इंश्योरेंस चेकअप के दौरान मुझे बताया गया कि नॉर्मली इंसानों के हार्ट के अंदर 3 वाल्व होते हैं और मेरे अंदर सिर्फ 2 है।
इसका मतलब ये हुआ कि आई एम नॉट अ ट्राइकस्पिड बट आई एम अ बाइकस्पिड, जहाँ से ब्लड फ्लो करता है। अब जब 3 दरवाजे ना खोल के जब 2 ही दरवाजे खोले और अगर पानी बह रहा है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, सो मेरा ब्लड प्रेशर नेचुरली हाई रहता है। ये मुझे कम उम्र पे समझने को मिला। मुझे 21 साल की उम्र पे ब्लड प्रेशर की गोलियां प्रिस्क्राइब करी गई थी और मुझे मेरा जो दूसरा वाल्व है, 2 है उसमें से दूसरा, उसमें कुछ होल्स हैं। तो कहा गया कि मुझे क्या नहीं करना है। 21 साल की उम्र पे मुझे बताया गया था कि मुझे 5 या 10 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं उठाना, मुझे आधे किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना नहीं है, और एक पूरा लिस्ट दिया गया कि आपको नमक नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो डॉक्टर्स बट ऑब्वियस है हमें गाइड कर रहे, अपने मुताबिक बिल्कुल सही कर रहे। एंड मुझे उस दिन जब ये बताया गया कि मेरी ज़िंदगी लंबी नहीं होगी, आप 21 साल के हैं अभी, तो सपने देखना आपने शुरू किया और आपको बोला जाए कि आप 40 साल तक जीने वाले हैं। दुनिया में 0.4% लोग इसी तरह से पैदा होते हैं, उनको ये चैलेंजेस होते हैं वगैरह, तो कहीं आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ था। मैं जब उस हॉस्पिटल से घर तक जा रहा था तो जितना रोना था और शिकायत करनी थी कर दी, बट वो आखिरी बार था जब मैं रोया इस सब्जेक्ट को लेकर के। फिर मैंने एक ही सवाल अपने आप से पूछा कि यार मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड नोइंग अबाउट हेल्थ। तो योग मुझे मिला था, थोड़ा डाइट लाइफस्टाइल समझ आया था बचपन में ही, और उसको मैंने न्यूट्रिशन के साथ, फिटनेस के साथ, एक्सरसाइज के साथ जोड़ना शुरू किया। एंड तब मैंने अपने बकेट लिस्ट में कुछ नई चीज़ों को डाला कि जहां पर मुझे डॉक्टर्स ने अपने हार्ट के ऊपर कोई भी किस्म का प्रेशर देने के लिए मना किया है, मुझे वो सारी एक्टिविटीज़ करनी है, बट रातों रात नहीं, ग्रेजुअली अपने आप को ट्रेन करके। सबसे इम्पैक्टफुल ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या रही है आपकी? मेरे लिए आई हैव बीन टू मोर देन 30 कंट्रीज नाउ, और आई रिमेंबर कि हवाई आइलैंड्स, उसने भी मुझे कुछ ऐसा ही यूनिक एक्सपीरियंस दिया था जब वहाँ पर क्लिफ जंपिंग होता है क्या इन मतलब? द सी। अब क्लिफ जंपिंग मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आप एक पत्थर के ऊपर हैं, जी। नीचे सागर है और बहुत सारे वेव्स टकरा रहे हैं, हाइट। और लोग वहाँ से मे बी 15-20 फीट से कूदते हैं सागर के अंदर, एंड देयर इज नो एंड टू दैट ओशन। सी शोर नहीं है, बस एक क्लिफ है, और आपको उसमें से वापस चढ़ के क्लिफ के ऊपर जाके अपने आप को लेकर आना है बाहर। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वाज कि जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे, बिकॉज आई गूगल्ड समथिंग अबाउट इट और मुझे अच्छा एक लोकेशन मिला, और वो सनसेट लोकेशन भी था। तो हम तो एक्चुअली, मैं और मेरे वाइफ सनसेट के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन जब वहाँ पर देखा कि कुछ लोग जंप कर रहे हैं, आई एम लाइक ओके लेट मी ट्राई। अब कहानी के अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मुझे स्विमिंग नहीं आता है। एक्सपीरियंस है पानी में फ्लोट करने का, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला के आप बाहर आ जाओ वैसा वाला, बट आई हैव नॉट लर्न स्विमिंग इन अ वे जो करना चाहिए था। बट जब सभी कर रहे थे, आई एम लाइक मैं भी करता हूँ, एंड माई वाइफ इज लाइक ठीक है, मतलब 1-2 बार थोड़ा हिंट दिया कि आपको पता है ना दैट यू आर नॉट अ प्रो एट स्विमिंग। आई एम लाइक या दैट्स फाइन, बट ये लोग कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं कूद पड़ा, जो भी वहाँ पर मेरे पास टूल्स अवेलेबल थे, कपड़े उतारे एंड आई जस्ट वेंट इन। वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे थे, और वो जो सारे अमेरिकन बच्चे हैं वो तो मतलब समरसॉल्ट मार रहे और सब कर रहे हैं। एक वक्त आया जब कोई नहीं कूद रहा है, तो मुझे लगा ओके देख खाली वक्त है ना, तो मैं अब कूद जाता हूँ। एंड लेटर आई रियलाइज्ड कि अब वो पीरियड में हाई टाइड था और मैं गलत टाइम पे कूदा हूँ, और कूदने के बाद आई वेंट इन द वाटर, केम आउट, एंड नाउ द पर्पस इज टू कम बैक अगेन। और वो वेव्स इतने ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 4-5 फीट के वेव्स चल रहे हैं, और अब मैं तैर कर बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम अनेबल टू डू दैट। एंड दैट वॉज अगेन अ नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर मी, जहाँ पर कोशिश करते गया, जब मैं वहाँ तक पहुँचा, अब वो पत्थर गीले थे, वहाँ पर वो ग्रीनिश चीज़ें लगी हुई है, और मेरी ग्रिप्स नहीं आ रही है, और एक वेव आ रहा है और मुझे फेंक रहा है वापस मैं कोशिश करके वहाँ जा रहा हूँ, वापस पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड वन मोर वेव कम्स एंड थ्रोज मी बैक। और इस सिचुएशन में अब पानी मेरे अंदर थोड़ा जाने लगा है। मेरे वाइफ शिवांगी ऊपर से देख रहे, एंड शी इज एबल टू ऑब्जर्व दैट आई एम स्ट्रगलिंग, बट उन्हें भी स्विमिंग नहीं आता और कोई दूसरे टूल्स नहीं है वहां पर मदद करने के लिए। एंड अब इस सिचुएशन में जो दूसरे लोग 2-4 कहीं करीब में है, वो भी दूर दूर है, एंड दे स्टार्टेड नोटिसिंग दैट आई एम स्ट्रगलिंग। और अब आप जब सांस ना ले पाए और पानी अंदर भर रहा है, तो आपकी कोई फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं कर पाती है। एंड दैट्स वेयर अ टाइम केम, जब एक बार तो मैं लिटरली थका,
एंड देन आई अगेन रियलाइज्ड एंड हैड दैट कॉन्शियसनेस कि लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, मैं कुछ ज़्यादा एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और इसलिए मैं थक रहा हूँ. सो आई न्यू अ बिट ऑफ फ्लोटिंग, और मैंने बस बाहर आके ब्रीथिंग पे फोकस किया, अपने आप को फ्लोट होने दिया पानी के साथ. एंड दैट्स वेयर अ गाय केम टू मी, बोले बड़ी आर यू ओके? आई एम लाइक या आई एम फाइन. बोले लेट मी पुश यू करके वो थोड़ा सपोर्ट किया, और जहाँ पर मैं चढ़ नहीं पा रहा था उसने नीचे से सपोर्ट किया और फिर मैं चढ़ पाया. आई कुड क्लाइंब अप अगेन. और जब आपने मुड़ के देखा तो कोई था नहीं वहाँ. नहीं, आई एम श्योर. नहीं, ही वाज एक्चुअल पर्सन. अच्छा, जस्ट चेक कर रहा था. बट बस इतना ही कहूँगा, बाहर आने के बाद शिवांगी के चेहरे पर जो रिलीफ थी, हाँ. मैं कुछ नहीं बोला आधे घंटे तक. बस वी वॉच्ड द सनसेट, और ग्रेटफुल था कि सनसेट हो गया मगर मैं सेट नहीं हुआ. वाओ, कौन था वो बंदा पर? Later he came out and Adam नाम था उसका. I was thankful to him, very grateful to him. But again, he didn't care. He was like, oh, that's okay, buddy. बोले सबके साथ होता है. And like, what do you mean? और वो इतना बोल के चले गया. Now comes the worst part of the story. हम अब जब वहाँ से बाहर निकले तो 2-3 लोग मुझे पीछे टैप करके गए, and they were like, just appreciating कि यार everything is fine, don't worry. एक बंदा हमें कह रहा है कि ये नाम पढ़ रहे हो आप? अब एक देयर वाज अ कॉर्नर, हम वहाँ गए. आई एम लाइक ये ओके, वी कैन सी पत्थरों के ऊपर काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं, एंड देयर वर मोर देन 200 नेम्स देयर. बोले ये नाम उन लोगों के हैं जो यहाँ से कूदे हैं मगर वापस नहीं आए हैं, और उनके बॉडीज पर्टिकुलर एक सी शोर के ऊपर एक किनारे पे ही मिलते हैं डायरेक्टली, जहाँ से हम डिलीवरी ले लेते हैं. और आई एम लाइक ये पहले पढ़ लिया होता तो कूदा ना होता. वाओ, क्यों करते हो ये सब? नाइस क्वेश्चन. इसका तो पता नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है. बट वहाँ से बाहर निकल करके दूसरे दिन सुबह मैं कह रहा हूँ शिवांगी से कि यार अगली बार स्विमिंग सीख के आऊँगा और अपने मुताबिक बाहर निकलूँगा. सो आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील लाइफ इज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड. मुझे लगता है कि आप अपने घर पे सुरक्षित है मगर उसके लिए आप बने नहीं हैं. मुझे लगता है कि आप अपने ऑफिस में ही रहोगे तो आप कंफर्ट जोन में रहोगे, बट आप उसके लिए डिज़ाइन नहीं हुए हैं. आवर बॉडी हैज़ बिन गिवन जिससे हम एक्सपीरियंसेस कर सकें. तो हमें टेस्ट करने के लिए ज़बान मिली है, बोलने के लिए ज़बान मिली है, तो एक्सप्रेस करो, अलग अलग टेस्ट करो चीज़ों को, दुनिया के अलग अलग कल्चर्स को एक्सपीरियंस करने जाओ, ट्रैवल करो. बिकॉज ट्रैवलिंग जो आपको सिखा सकता है, नए लोगों को मिलना जो आपको सिखा सकता है, मुझे नहीं लगता कुछ और कभी भी आपको सिखा सकता है. आई थिंक हमारा जो पहला मिलिट्री पॉडकास्ट हुआ था कैप्टन रघु रमन के साथ हुआ, और आई थिंक उन्होंने ये कहा था कि देयर आर ओनली 3 मोड्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग: रेस्ट, वर्क एंड एक्सप्लोरेशन. आराम, काम, या एक्सप्लोरिंग, दुनिया को देखना, लोगों से मिलना, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना. सहमत हो? बिल्कुल सही है. ओके, बोलो, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया. नहीं, बिल्कुल सही है. सो ट्रैवल करना, नए लोगों से मिलना, ये 2 जो चीज़ें आपको सिखाता है ना, दैट टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल. फॉर एग्जाम्पल, सवाल आज आप पूछ रहे हैं बट तो भी मुझे लग रहा है कि मैं सीख रहा हूँ. आप अच्छे लोगों के साथ रहकर भी, अलग वाइब्रेशंस में रहकर भी बहुत कुछ सीखते हैं. एंड इसलिए मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं अच्छे पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में आते रहूं. And we talk. I love listening to people. That's how I am. Originally, I'm a shy person. I'm an introvert when I started. ये मेरा काम और मेरा प्रोफेशन है शायद, जिसने मुझे थोड़ा बोलना सिखा दिया है. बट आई फील कि मैं शाय होने की वजह से या इंट्रोवर्ट होने की वजह से सुनता ज़्यादा हूँ, और इसलिए मुझे ज़्यादा सीखने को मिलता है. अभी भी इंट्रोवर्टेड हो एक्चुअली? स्नेह इंट्रोवर्ट है. स्नेह देसाई रोल प्ले कर लेता है. इसके बारे में बताओ, क्योंकि मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकता इंट्रोवर्ट्स के साथ. मैं लिटरली पोलर ऑपोजिट हूँ, और ज़िंदगी भर पोलर ऑपोजिट रहा हूँ, एक्सट्रोवर्ट रहा हूँ. बचपन से बहुत सारे दोस्त रहे, हर किसी से बातें करी है. कोई मुझे मारने भी आता है, मैं उसको हग कर देता हूँ. मैं उस लेवल का एक्सट्रोवर्ट हूँ. तो क्या होती है एक इंट्रोवर्ट की ज़िंदगी? मेरे लिए बचपन में दोस्त बनाना बहुत मुश्किल था. तो मैं जब तक 10 साल का हो गया तब तक मैं अपनी मम्मी को परेशान करता था कि मम्मी आप मेरे साथ खेलो. एंड मेरे दोस्त नहीं थे.
तो मैं मम्मी को परेशान किया, आप खेलो मेरे साथ, कभी कार्ड्स हो सकते हैं, बोर्ड गेम्स हो सकते हैं, वीडियो गेम्स हो सकते हैं। मैं कभी स्कूल में क्वेश्चन नहीं पूछ पाता था हाथ ऊपर करके टीचर के सामने। बट वक्त के साथ ये थोड़ा बदलने लगा। जैसे जैसे मैं सेमिनार्स अटेंड करते गया, जैसे जैसे मैं कोचेस के बीच रहने लगा, मेरे अंदर जो स्पीकिंग एबिलिटी आने लगी और वो जो कॉन्फिडेंस आया, उसने मुझे एक अलग इंसान बनाना शुरू किया। तो अब क्लास में वक्त के साथ मैं सबसे शैतान बच्चा बन चुका हूं, बट मैं शैतानी खुद नहीं करता हूं, लोगों से करवा रहा हूं। तो अब मैं एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बन चुका हूं। आई एम मिडल ऑफ समवेयर, यू नो, जहां पर मैं कभी नहीं पकड़ा जा रहा, क्योंकि मैं सबको स्पार्क दे रहा हूं और शैतानी दूसरे लोग कर रहे हैं। एंड आज भी अगर मुझे चुनने का मौका मिले तो मेरी एनर्जी मुझे मिलती है अकेले रह करके, अपने आप के साथ रह करके। एंड समवेयर अब मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं जितना वक्त लोगों के साथ बताता हूँ उतना मैं एक बेहतर इंसान बनता हूँ, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों से और कभी कभार उनके मिस्टेक्स और बुरे एक्सपीरियंसेस से आप काफ़ी कुछ सीखते हैं। सो आई ट्राई टू बैलेंस दैट आउट। पर क्या इंट्रोवर्ट होना एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? अगर मैं एक माइंड एक्सपर्ट के रूप में जवाब दूं आपको, तो दोनों चीज़ें सही है अपनी जगह पर। बिकॉज एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं उनको एनर्जी मिलती है लोगों के साथ रह के, और इंट्रोवर्ट्स को एनर्जी मिलती है अपने आप के साथ रह के, और दोनों अपनी जगह पे सही है। दैट्स व्हाट आई फील। ओके, फेयर फेयर। जितने भी इंट्रोवर्ट्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? अगर आप इंट्रोवर्ट है और अगर आपके काम में वो एक बाधा बन रहा है, तो आपको अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट होना बाधा कैसे बन सकता है? कभी कभार जैसे कुछ लोग, अगर मौका है कि आपको सेल्स जैसे प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर है और आपको डील्स करने के लिए नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है और आप वो नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर अ इंट्रोवर्ट, या फिर इवन मैं कहूँ कि अच्छे दोस्त बनाने के लिए या किसी को अपनी ज़िंदगी में एज अ लाइफ पार्टनर लाने के लिए भी यू वुड नीड टू टॉक। और अगर तब आप एक एक्सट्रोवर्ट नहीं बनोगे, आप मिंगल नहीं कर पाओगे, नेटवर्किंग नहीं कर पाओगे, तो शायद वो आपके लिए एक परेशानी हो सकता है। एंड वी आर लिविंग इन बिटवीन ह्यूमंस, और इंसान जो है ना, खुद भले इंट्रोवर्ट होंगे बट वो ये चाहते हैं कि मुझे आप कितना प्यार करते हो वो बताओ। तो वहां पर आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है। यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। फिर अगर आप ये सोचोगे नहीं मैं तो रूम के अंदर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा, तो शायद वो काफी नहीं होता है। बिकॉज योर लाइफ पार्टनर माइट फील कि यार 4 लोगों के सामने कहा होता और मुझे जो फीलिंग आता वो शायद रूम में मुझे वो फीलिंग नहीं देता। ओके, अगर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे कज़न है कुछ जो इंट्रोवर्टेड है, और मैंने ये सुना है कि हर इंट्रोवर्ट का एक एक्सट्रोवर्टेड बेस्ट फ्रेंड होता है। ये भी सच है? यस। क्यों? लॉजिक क्या है इसका? एक्चुअली ना, इंट्रोवर्ट्स मुझे लगता है कि काफी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। ब्रोज होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। या और एक्सट्रोवर्ट जो है काफी बार वो लीड करना पसंद करते हैं, तो उनको एक इंट्रोवर्ट चाहिए। सच है। हाँ, आई थिंक मेरे टीम में सिर्फ इंट्रोवर्ट्स हैं। सीरियसली दो, बट आई पर्सनली जितना मैंने देखा इंट्रोवर्ट्स के बारे में एज एन ऑब्जर्वर, दिमाग शायद ज़्यादा तेजी से चलता है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट्स जो एनर्जी कम्युनिकेशन में लगा देते हैं, एक्चुअली इंट्रोवर्ट्स वो खुद के दिमाग में लगा रहे हैं। यस, एम आई राइट? मैंने काफ़ी क्रिएटिव लोगों को इंट्रोवर्ट देखा है। मैंने काफ़ी सारे स्पीकर्स जो हमारी इंडस्ट्री के साथ हमारे दोस्त यार जुड़े हुए हैं, उसमें से 80% को इंट्रोवर्ट पाया है। या फिर कहना चाहूँगा उनका जर्नी एज ए इंट्रोवर्ट शुरू हुआ था। एंड वो इसलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हैं एंड यू नो बेसिकली टेक इन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो आपकी मदद कर पाता है। ओके, मैं थोड़ा सा स्टम्प्ड हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। पर ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट फिर भी एक दो छोटे मोटे सवाल है बिजनेस को लेकर। भारत में पर्सनली आई फील कि बिजनेस आप MBA कॉलेज से नहीं सीख सकते। आप ये मानते हो? थोड़ा बहुत वहाँ से सीख सकते हैं और थोड़ा बहुत रियल एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। ओके, आई फील कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स मुझे मिले शो के थ्रू, काफ़ी सारों ने MBA किया, काफ़ी सारों ने MBA नहीं किया।
पर हर कोई ये कहता है कि द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट हेल्प देम मोर। Yes. और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये एक्चुअली आपको बिल्डअप कर देते हैं। एक कोर चाहिए रहता है लीडरशिप का, बिजनेस एक्यूमेन का, पर इन सारी चीज़ों की वजह से आप खुद के दिमाग को बहुत गहराई से जानते हो, और अगर आपने खुद को जान लिया आप दूसरों को जानने की भी काबिलियत रखने लगते हो। Yes. थोड़ी सी आपकी एम्पैथी इंक्रीज होती है। बट मोर ओवर आई थिंक आप सिचुएशंस को पढ़ने लगते हो क्योंकि आपने इतने सारे सिचुएशंस एक्सपीरियंस किए हैं लाइफ में। करेक्ट। अगर आप किसी को बिजनेस या वेल्थ कोचिंग दे रहे हो, आई एम अज्यूमिंग आप यही कहते हो उन्हें, अक्यूमुलेट एक्सपीरियंसेस, अक्यूमुलेट स्किल्स। जी। और क्या? मेरे पास ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, मैं कहूँगा उसमें से 70% पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि इंडिया में एटलीस्ट जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग हैं वो लोग पढ़ करके बिजनेसमैन नहीं बने हैं, वो लोग घिस करके बिजनेसमैन बने हैं। और जब उन लोगों को हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं बिजनेस के, तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन देम थियोरेटिकली कि जो किताबों के अंदर पढ़ाया गया है। आप वो थ्योरी पढ़ के बाहर आए हैं तो आपके लिए फिर हमारी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना सीधी बात है ईजी होगा, क्योंकि अब वो थ्योरी थी आपके पास। यहां पे हमें थोड़ा फाउंडेशन से शुरू करना पड़ता है। बट व्हाट आई हैव सीन इज कि जो वो रॉ बिजनेसमैन है ना, जिनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, मैंने रणवीर भाई ये ऑब्जर्व किया है कि जब आप पढ़े लिखे हैं तो आप उसी फील्ड में काम कर पाते हैं जिस फील्ड में आपकी पढ़ाई हुई है। और आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप कोई भी फील्ड में काम कर पाते हैं। और वो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव करते हैं कि चलो यार ट्राई करके देखते हैं, तो वहां पर हमारी स्ट्रैटेजीज उनके लिए ज्यादा काम करती है। और जो थ्योरी से भरा हुआ है, नहीं नहीं ये चीज ऐसे ही होती है, हमने तो यही पढ़ा हुआ है और हमने ये 4 केस स्टडी करे हुए हैं, बट भाई वो केस स्टडीज जो है उसमें से कितने यूके और यूएस के केस स्टडीज आप पढ़ के आए हो जो इंडियन सिचुएशंस में शायद सेम अप्लाई ना भी करें। सो यहां पर देयर इज अ बिग गैप जो थ्योरी और प्रैक्टिकल में आ जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ एजुकेशन। वन इज फॉर्मल एजुकेशन, देन कम्स रियल लाइफ एजुकेशन। मुझे लगता है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से काफी लोगों को रियल लाइफ एजुकेशन मिल रहा है। हमारे सेमिनार्स, वर्कशॉप जो होते हैं या जो नॉन फिक्शन किताबें हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स, वहां से रियल लाइफ एजुकेशन मिल रहा है। और जो तीसरा है वो है एक्सपीरियंस का एजुकेशन, और आप उसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। ये तीनों अपनी जगह पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। रियल लाइफ का एजुकेशन मतलब क्या कि सपोज कि मैंने किसी को सिखा भी दिया कि बिजनेस कैसे करना है, या बिजनेस का मार्केटिंग का ये कॉन्सेप्ट है, या मैंने किसी को सिखा दिया पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। अब अगर वो उसे प्रैक्टिस में नहीं रखेगा, खुद स्टेज पर आएगा ही नहीं, या फिर वो स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट नहीं करेगा, तो वो एक्सपीरियंस का एजुकेशन नहीं पाने वाला है। और इसलिए ये तीनों लेवल के एजुकेशन की हमें जरूरत है। ओके, आपने बुक्स मेंशन किए अभी, आप 5 या 10 बुक ऐसे लिस्ट आउट कर सकते हो, और ये भी बताओ कि लोगों को ऐसे किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, मतलब हर किताब के लिए एक रीजन दे दो। जी, वन ऑफ माई फेवरेट्स इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जब मैं 14 साल का था तब इस किताब को मैंने ऑलमोस्ट 14 बार तब पढ़ा होगा, और हर एक हैबिट को एक एक हफ्ते तक मैंने उसमें प्रैक्टिस करी है। तो जो 7 हैबिट्स हैं वो हैबिट्स मैं ये मानता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इतनी प्रोफाउंड और पावरफुल है कि अगर कोई इंसान वो 7 आदतों को अपना लेगा ना, तो मुझे लगता है कि रियल लाइफ में सक्सेस पाना उसके लिए काफी आसान है। बिकॉज पहली 3 आदतें आपको पर्सनल विक्ट्री देती है, अपने आप पर जीत देती है। दूसरी 3 आदतें पब्लिक विक्ट्री, यानी कि सामने वाले पर, लोगों पर आपको जीत देती है। और जो 7वीं हैबिट है, इट्स अबाउट द सिनर्जाइजिंग एंड शार्पनिंग द सॉ, जिसमें आप सारी चीजों को बैलेंस करके अब उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दूसरी किताब मैं रेकमेंड करूंगा, एंड दैट इज रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। जब मैंने पहली बार उस किताब को पढ़ा था तो मैंने ये पाया कि यार कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है पैसों का, बट क्यों हमें ये बताया नहीं जा रहा। ना हमने पेरेंट्स से सीखा था, ना फैमिली से सीखा था, ना ही हमने अपने टीचर से सीखा है। एंड सरप्राइजिंगली इंडिया में 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो आप देखिए कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास ओरिजिनली था, हम सोने की चिड़िया थे, और देखा यह जा रहा है कि अब इंडिपेंडेंस के साथ हम गरीबी से खड़े हो रहे हैं। तो जो भी उस दौरान हुआ वो हिस्ट्री है, सबने पढ़ी है, मगर मेजॉरिटी ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन इंडिया वेर पुअर।
तो हमारे दादाजी या परदादा जी या हमारे पेरेंट्स गरीबी से निकले, तो हमारा सारा प्रोग्रामिंग और माइंडसेट ही गरीबी का हो गया, स्केर्सिटी माइंडसेट। जबकि इंडिया में वी ऑल वेर सो मच रिच, नॉट जस्ट मैं मनी के रूप से नहीं कह रहा, हमारे पास सोना था उस रूप से नहीं कह रहा, खजाना था उस रूप से भी नहीं, बट हमारे विचार बहुत अमीर थे। आपको भी याद होगा, एक ज़माने की बात है जब हमारे घर पे ना 4 लोग रहते थे तो 4 का खाना नहीं बनता था, हमेशा 7-8 का ही बनता था, क्योंकि कोई ना कोई आते जाते रहता था, पड़ोसी के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। ये विचार हमारे अंदर पहले से थे। बट क्योंकि फाइनेंशियली हमारे देश ने पिछले कुछ जनरेशन्स में स्ट्रगल किया है, इसलिए स्केर्सिटी माइंडसेट कहीं क्रिएट हो गया, मेरा मेरा मेरा। एंड नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड रिच डैड पुअर डैड के कॉन्सेप्ट्स, या फिर ऐसी कोई भी किताबें जब आप लेते हैं जो मनी के कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाती है, तो वो आपको बता रही है कि एक्चुअली एक तो अबेंडेंस माइंडसेट लाना कितना जरूरी है साइकोलॉजिकल लेवल पे, और प्रैक्टिकल लेवल पर कैश फ्लो आपको समझाती है। तो मुझे जो ESBI का कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना, वो सबसे ज्यादा पसंद आया था कियोसाकी का। एंड दैट इज व्हाट इज समथिंग जो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को सिखाते रहा हूं, और मैंने ऑब्जर्व करा है दैट इज द रीजन कि काफी सारे लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स की ओर आगे बढ़े हैं। यही 2 किताबें आप रेकमेंड करोगे? साथ ही साथ तीसरा मैं रेकमेंड करना चाहूंगा द सीक्रेट। वैसे जब गौतम बुद्ध या फिर स्वामी विवेकानंद को आप पढ़ते हैं तो उन्होंने भी बताया था कि आप जो सोचते हैं वो आप बनते हैं, आपके अंदर सारी शक्तियां हैं। बट वो 150 साल पहले या 500 साल पहले जो भी बताया गया, उनके लर्निंग्स को समझना आसान नहीं था सबके लिए। मुझे लगता है रोंडा बर्न्स ने उसे डिकोड किया है सिंपल तरीके से, नया कुछ नहीं बताया, बट इट इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट इतना ही है कि वी आर अ मैग्नेट, और हम जो चाहे उसे आकर्षित कर सकते हैं हमारी जिंदगी में। तो हर एक इंसान को ये बुक तो जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उस बहाने आप रिफ्लेक्ट करना शुरू करोगे कि आप क्या सोच रहे हो और आप क्या महसूस कर रहे हो। काफी बार हमें खुद ही नहीं पता कि जो लाइफ हम जी रहे हैं वो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, एंड इट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन, जो हमारे अंदर हो रहा है उसी का प्रतिबिंब है बाहर। आपने बहुत सेल्फ हेल्प और सफलता ओरिएंटेड बुक्स को लिस्ट आउट किया, इसलिए आज के पॉडकास्ट में आखिरी सवाल है कि आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? मेरे लिए सफलता का मतलब 2 एंगल से मैं देना चाहूंगा। पहला, सफलता हमेशा होलिस्टिक होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास ढेर सारा पैसा है बट आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है और आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो वो पैसा कुछ नहीं कर पाएगा। सो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड स्पिरिचुअलिटी, जब ये चारों का बैलेंस आप क्रिएट करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप सही में सफल हुए। और दूसरा, मेरे लिए सफलता की मेरी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। जब मैं अभी तक जो नहीं कर पाया था, जब ऐसा कुछ करता हूं अपने लिए या फिर मेरे लोगों के लिए, तो वो मेरे लिए सफलता है। लवली। स्नेह देसाई भाई, आपको मिलूंगा मैं एवरेस्ट बेस कैंप के ट्रैक पर। श्योर। कैसा रहा आपका पहला TRS एपिसोड? इट वॉज रियली वंडरफुल। बीच में आपके क्वेश्चंस के द्वारा और यहाँ पर जो एनर्जी और वाइब है उसमें मैं खुद कहाँ खो गया मुझे नहीं पता चला। शायद मैं जो प्रिपेयर करके आया था, वैसे ऐसी कोई मेजर प्रिपरेशन तो नहीं थी, बट जो एटलीस्ट सोच के आया था कि भाई ऐसी कुछ बातें मैं करूँगा, उसमें से बहुत सारा तो आपने कैसे निकाल दिया पता नहीं है, बट उससे कई गुना ज़्यादा निकाल दिया। और ख़ास करके जो मेरे करीब से करीब लोगों को भी जो चीज़ें शायद या तो पूरी पता नहीं थी या ज़रा भी पता नहीं थी, वो बातें भी आपने निकलवा दी। बातें निकलवाना मेरी गेम है भाई। थैंक यू। इसलिए TRS है वर्ल्ड बेस्ट इंडियन पॉडकास्ट बेबी। नमस्ते। थैंक यू भाई। बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपसे सीख के और आपके एक्सपीरियंसेस जान के। अब मैं मिलूंगा डायरेक्टली एवरेस्ट बेस कैंप के स्टार्ट में। सो लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू ब्रो। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड स्नेह भाई के साथ। अक्सर जब कोई मोटिवेशनल स्पीकर से आप बात कर रहे होते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ कॉन्वर्सेशन ऐसी होगी, पर ऐसी कॉन्वर्सेशन मैंने भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी यार।
अगर मैं इस पॉडकास्ट से एक मैसेज दे पाऊँ ना आपको, तो मैं डेफिनेटली ये कहूँगा कि लाइफ में थोड़े से एडवेंचरस चीज़ें करो। सच में आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बिल्ड होती है। अगर मैं मेरे खुद के 20s को स्कैन करूँ तो कुछ बहुत तगड़े कोर मेमोरीज मेरे एडवेंचर स्पोर्ट से रिलेटेड है। अच्छा, आई एम ग्लैड कि ये वाली कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिला। नीचे हम लिंक कर देंगे कुछ और एडवेंचरस एपिसोड्स टीआरएस के। स्नेह भाई को सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए दोस्तों, हर जगह फॉलो कीजिए। ऐसे भारतीय इंसानों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, एंड आई होप कि टीआरएस के थ्रू ऐसे भारतीयों की कहानियां आपके दिलों तक पहुंच रही है। लॉट्स ऑफ लव टीआरएस, एंड स्नेह भाई विल बी बैक सून।